मैं हूं समी इब्राहिम। आप देख रहे हैं शेफील्ड लाइव। आज का सबरंग विद जावेद काजी। जी बिल्कुल, आप देख रहे हैं शेफील्ड लाइव। मैं हूं जावेद काजी और वेलकम टू द प्रोग्राम। आज जो प्रोग्राम है उस पर हम साफ ज़ाहिर है जो इसराइल और फ़लस्तीन के दरमियान जो एक कन्फ्लिक्ट है, एक जंग है, उसके बारे में बात करेंगे। बच्चे और औरतें जो हैं वो ज़्यादातर शहीद हो रही हैं गाज़ा में, और उनकी तादाद जो है 6,747 तक पहुंच चुकी है, जिसमें ज़्यादातर बच्चे हैं और औरतें हैं। इस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन पूरी दुनिया जो है वो खामोश है। अब तुर्की के जो सदर हैं उन्होंने कुछ थोड़ी बहुत आवाज़ उठाई है इसके हवाले से, और मिस्र जो है उसने बिल्कुल सहमते हुए ना एक आवाज़ उठाई है। लेकिन बाकी जो मुसलमान ममालिक हैं वो तमाम के तमाम खामोश हैं, और ख़ास तौर पर हमारा जो मुल्क है पाकिस्तान, वो बहुत ही खामोश है इस पर। वो के मुज़ाहरे जो हैं वो तो हो रहे हैं, एहतजाज जो हैं वो तो जारी हैं, पूरी दुनिया में जारी हैं। लंदन में देखिएगा कितने बड़े-बड़े मतलब के मुज़ाहरे हुए हैं, ये देखिएगा। और उसके बाद और भी देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिएगा, ये लंदन की तस्वीर है। और हमारे शेफ़ील्ड में भी जो एहतजाज हुए हैं इस हवाले से, वो भी आप देखिएगा कि मतलब कितने ज़बरदस्त किस्म के एहतजाज जो हैं वो हो रहे हैं पूरी दुनिया में। लेकिन जो ताकतें इस चीज़ को ख़त्म करवा सकती हैं, वो बिल्कुल ख़ामोश है। और वहाँ ये भी ख़बरें हैं कि इंटरनेट जो है वो नहीं है अब मौजूद, और जो राब्ता है दुनिया के साथ वो भी कट चुका है। इस हवाले से बहुत सारी ख़बरें जो हैं वो अल जज़ीरा पर भी चल रही हैं। तो बहरहाल इस पर भी हम बात करेंगे। इज़राइल के जो नुकसानात हैं वो भी 1400 से ज़्यादा जो हैं वो लोग मारे गए हैं, और 5000 जो हैं वो ज़ख्मी हैं। इस तरह दोनों तरफ के जो है लोग वो सफ़र कर रहे हैं। लेकिन एक रिपोर्ट तो ये भी आई है कि जो बारूद है जो इस्तेमाल किया गया है गाज़ा पर, वो 12,000 टन है। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि गज़ा की क्या हालत हुई होगी। इस पर भी हम बात करेंगे। दूसरा, हमारा जो अदालती निज़ाम है, उस पर हमने बात करनी है कि क्या हमारा अदालती निज़ाम जो है उसको दुनिया जो है वो कैसे देखती है? क्योंकि बहुत सारे सवालात जो हैं वो उठ रहे हैं इस हवाले से। हमारे जो चीफ जस्टिस हैं जनाब काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब, अ, वो क्या इक़दाम उठा रहे हैं इस मसले पे कि हमारा जस्टिस जो है जस्टिस निज़ाम जस्टिस जो है वो ठीक हो सके। इस पर भी हम बात करेंगे, क्योंकि इमरान खान साहब के जो वुकला हैं, उन्होंने तो साफ कह दिया है कि ज़रा ये क्लिप सुनिएगा, मैं आपको सुनाता हूँ कि उन्होंने क्या कहा है इस हवाले से, ताकि आपको भी पता चले कि क्या हो रहा है। ये मैं आपको दिखाता हूँ, 1 सेकंड होल्ड कीजिएगा। क्लिप शायद कहीं गायब हो गया है, बहरहाल मैं वो आपकी खिदमत में दोबारा पेश करूँगा। नवाज़ शरीफ साहब जो वापस आ चुके हैं, उनके बारे में जो सोशल मीडिया है, उस पर तो बहुत सारी बातें हो रही हैं, जो कि मैं यहाँ पेश नहीं कर सकता। लेकिन एक चीज़ मेरे सामने से गुज़री है, वो एक छोटा-सा क्लिप है, देखिएगा 1 मिनट का है। ये वो शख्स था जिस पे डॉक्टरों ने तकरीबन 4 साल तक लगातार मेहनत किया, लेकिन उनकी बीमारी ठीक नहीं होती थी, नहीं हो रही थी उसकी बीमारी ठीक। लेकिन अल्लाह ताला हमारे पाकिस्तान के हाफिज दवाखाने वाले को जज़ाए कामिला दे दें। हाफिज दवाखाने की एक पक्की से बंदा ठीक ठाक हो गया, और अब बाकायदा जलसे कर रहे हैं और इस्तकबाल है, और अब पाकिस्तान की एक उम्मीद बन गया है। अल्लाह इस मुल्क की हामी और नासिर हो। जी, तो ये क्लिप आपने सुना है। इस किस्म के बहुत ही क्लिप्स जो हैं वो वायरस हो रहे हैं, और तरह-तरह की बातें जो हैं वो नवाज़ शरीफ साहब के लिए, नून लीग के लिए की जा रही हैं। साफ ज़ाहिर है ये एक डिजिटल का ज़माना है, और ये वॉर जो है वो चलती रहेगी। इस पर भी हम बात करेंगे। नवाज़ शरीफ साहब के जो लाडले दामाद हैं, जनाब कैप्टन सफदर साहब, उन्होंने कहा है कि जी इनको 10 साल और दीजिएगा। ये ज़रा सुनिएगा उन्होंने कहा क्या है। भाई, मैंने ये जब 21 अक्टूबर के लिए मैं जगह जगह रैलियां प्रोग्राम करता था, मैंने कहा लोगों बात याद रखो, मैंने आपको एक दिन कहा था कि आप नवाज शरीफ के घुटने पकड़ के कहेंगे पाकिस्तान बचाने आओ। अगर आज नवाज शरीफ को 10 साल मिल जाएं
और ये इस पाकिस्तान को 90 की दहाई वाली कामयाबी पे ले जाएंगे। अगर ना ले गए तो मैं कम से कम इस्तीफा दूँ। इन्होंने कहा जी कि 10 साल और दे दें और नवाज शरीफ साहब जो हैं वो 94 की पोजीशन में मुल्क को ले आए, यानी बड़ा खुशहाल कर देंगे। और उन्होंने कहा अगर ऐसा ना हुआ तो मैं सियासत छोड़ दूंगा। ये तो एक बयान होते हैं सियासत छोड़ने वाले, छोड़ता कोई भी नहीं है। बहरहाल हमारे साथ ऑल द वे फ्रॉम इस्लामाबाद जनाब इफ्तिखार चौधरी साहब जो हैं उन्होंने ज्वाइन कर लिया है। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम काई साहब। जी क्या हाल चाल है सर, खैरियत हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। गुड जी गुड। आपने सुना होगा इंटरव्यू में इफ्तिखार भाई कि बहुत सारे जो लोग हैं वो एहतजाज कर रहे हैं पूरी दुनिया में, लेकिन जी। जो ममालिक हैं इस्लामी ममालिक ख़ास तौर पर वो ज़्यादातर खामोश हैं। आप क्या समझते हैं कि किस तरफ ये सारा कुछ जा रहा है? शेफील्ड में बहुत सारे एहतजाज शेफील्ड में भी हुए हैं और लंदन में बहुत सारे हुए हैं। मैंने तस्वीर जो हैं वो भी अपने इंट्रो में आपको दिखाई हैं। तो आप क्या समझते हैं कि ये कब तक जारी रहेगा, क्योंकि बहुत कैजुअल्टीज हो रही है दोनों तरफ की? देखिए काजी साहब, बात ये है कि हमारे जो आज जमात इस्लामी ने जुलूस निकाला था और वो जाना चाह रहे थे कि कम से कम हम करारदाद पेश करें अमेरिकन एम्बेसी में। यहाँ पे काफी बड़ा प्रोटेस्ट हुआ था। उल्टा उनको मतलब गिरफ्तार कर लिया गया, उनके कैंप उखाड़ दिए गए और उन पर मेरा ख्याल कुछ तशद्दुद भी हुआ है। वीडियोस कुछ आ भी रही हैं। अब मुझे बताएं कि देखा टर्की के अंदर कितना बड़ा जुलूस निकला है, मतलब इस्लामिक कंट्री है, दूसरे इंडोनेशिया में और भी ममालिक में निकले हैं, लेकिन अरब वर्ल्ड के अंदर हमें नजर नहीं आ रहा। हालांकि यूएई ने कल जो करारदाद पेश की थी, अमेरिका ने करारदाद पेश की थी कि इसराइल को इजाजत दी जाए कि अपने शहरों को प्रोटेक्ट करने के लिए फलस्तीनियों को मारा जाए। उस पर चाइना और रशिया दोनों ने जो है वीटो किया था और यूएई ने उसको मुखालफत की थी और सराहा था इस बात को। बाकी कुछ अब्सटेन रहे थे, जिस तरह ब्राजील, मोजम्बिक वगैरह। मेरा कहने का मकसद ये है कि हमारे वो जो कंसेप्ट होता था एक मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए, वो नहीं है। अब इन सब के वेस्टेड इंटरेस्ट है। हमारे मुसलमान जो है, जाहिर है कि जो अरब वर्ल्ड है उसके अंदर वो डायनेस्टीज हैं, उसके अंदर सऊद खानदान है और वो बादशाहत है। तो बादशाह अगर उनको वहां पे जुलूस निकलना शुरू हो गया या प्रोटेस्ट निकलना शुरू हो गए तो वो ऑब्वियसली कल को बादशाह के खिलाफ भी निकल आता है। तो आपको याद होगा कि जो अरब स्प्रिंग आया था, इस तरह यमन, वो दूसरा साले अब्दुल्ला वगैरह सबको तो उस गायब कर दिया था उन्होंने अच्छा खासा। फिर बड़ी मुश्किल से ये जो हमारी बादशाहत, इन्होंने भी मतलब फिर लोगों के अंदर खर्चा किया, पैसे लुटाए ताकि भी हम आप खड़े ना हो सके। जहां तक आपने बात की है इसकी अरब इसराइल का, तो अब ये जो वार हो रही है बुनियादी तौर पर ये इसराइल नहीं लड़ रहा। आपने कहा है कि जितने 12,000 टन जो है वो बारूद गिराया था, तो ये तो लोग तो ये जो एक्सपर्ट्स तो ये कह रहे हैं कि जो हिरोशिमा के ऊपर एटम बम गिराया गया था, ये तकरीबन उतनी ही तादाद में या उसी कैपेसिटी की जो अभी तक वो बॉम्बिंग हो चुकी है, उतना ही मतलब जो लॉस हो सकता था वो उतना ही लॉस हुआ है। अब इससे अंदाजा कर लें कि ये कतर काफी मेहनत कर रहा है इसको जंगबंदी के लिए, लेकिन मुझे नहीं लगता, समझ नहीं लगती कि ये किस तरह ये इनको खत्म करेंगे। आज अभी आपसे जब बात हो रही थी, इन्होंने ग्राउंड जो है वो उस पर अटैक शुरू कर दिया है इसराइल ने, बावजूद इसके कि सलामती काउंसिल में ये बातें चल रही हैं और कुछ नेगोशिएशंस भी हो रही हैं। 10 यूएस सेनेटर्स जो हैं वो जाके एमबीएस से मुलाकात किया और उन्होंने यही बात कही कि दोनों तरफ से जो हमला हो रहा है और दोनों तरफ से सिविलियंस मर रहे हैं, और लेकिन इसमें तादाद जो जाहिर है कि 6,000 प्लस जो है वो उनका, और 70% खवातीन और बच्चे गजा में शहीद हुए हैं फलस्तीनियों के। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो है नस्ल कुशी जो है या जबरी बेदखली का मतलब ये है, कहना चाह रहे हैं कि वो जो फलस्तीन की जो रियासत जो थी वो उसको मानने से अब वो इनकार कर रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि अब जो हमारे ऊपर हमास ने हमला किया, या वंस फॉर ऑल हम इस चीज को खत्म कर दें।
अब देखना ये है कि हमारे जो मुसलमान जो बैठे हैं, OIC भी आप देखें कि बिल्कुल वो एक इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, मिनिस्ट्रियल लेवल पे बात हुई है, ये मीटिंगें कर रहे हैं, उधर से मुलाकात होगी, इधर से मुलाकात होगी है। और चाइना ने कल मुझे पता चला कि 6 वारशिप्स भी भेजे हैं। अभी वो किस लिए भेजे हैं फिर वारशिप्स आपने, ठीक है ना, वो तो बॉम्बिंग किए जा रहा है, अभी तक वो रुक नहीं रहा जो इसराइल है। और दूसरी बात अब ये देखें कि पाकिस्तान के अंदर जो अब इसका जो रिएक्शन आना चाहिए, पाकिस्तान एक मुस्लिम कंट्री है और ये भी कहा जाता है कि 2 ही नजरियाती ममालिक हैं, एक इस्लाम के नाम पर बना है, दूसरा जू को, हालांकि वो मैं नजरियाती मानता ही नहीं हूँ इसराइल को। वजह ये है कि वहां पर 150 साल बाद ये 1949 में जितने भी जूस थे ऑल ओवर द वर्ल्ड, उनको इकट्ठा करके फलस्तीन में बसाया गया था, ठीक है, जबकि पाकिस्तान के अंदर तो ये मुसलमान पहले से एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो ये जो आप कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, जो मुसलमानों को करना चाहिए। और हमारे आपने देखा होगा लंदन के अंदर एक बैनर भी मैंने देखा है, हिजबुल तहरीर शायद, और उनके पाकिस्तान मुस्लिम आर्मीज कहाँ पे हैं, उनका क्या रोल होना चाहिए। हमने जो एटम बम जो बनाया हुआ है, या हमने जो इधर वो आज कल भी मिसाइल का तजर्बा हुआ था, ये कितने अरसे तक ही चलेगा, ठीक है। ईरान हालांकि वो कर रहा है, ईरान के बारे में ये कह रहा है, अमेरिका ये बात कर रहा है कि उसको हमास को और हिजबुल्लाह को कर रहा है, और फतह नाम का एक आपने देखा होगा उनका मिसाइल है वो कर रहे हैं। लेकिन हमारे जो मिसाइल है वो किस काम के लिए आएंगे, ठीक है ना। जो रजीम चेंज ऑपरेशन होता है वो बगैर मिसाइलों पे वो कब्जा कर लेते हैं पार्लियामेंट के ऊपर, अमेरिकन जो होता है। तो इसराइल जो हमले कर रहा है वो असल इसराइल नहीं कर रहा, वो अमेरिका कर रहा है। क्या अमेरिका इस बात के लिए पाकिस्तान की जो एस्टेब्लिशमेंट है या पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है इस काबिल है कि वो अमेरिका को बराह रास्त ये कहे कि तुम ये बंद कर दो, ये जो बॉम्बिंग है, क्या उसमें इतनी तड़ है। हालांकि काकड़ साहब को बुलाया गया, 4 दिन उनको वहां रखा गया, वहां प्यूटन से भी मुलाकात हुई है, वहां पे इनकी प्रेसिडेंट शी जिनपिंग से भी मुलाकात हुई है, और उनके जाहिर है वो सी पैक के साथ ही। क्या उनके प्यूटन के वेस्टर्न इंटरेस्ट नहीं है इस शाम के अंदर, सीरिया, लेबनान, इन सब के अंदर, ठीक है ना। और ये एक स्ट्रेटेजिक अलायंस भी बना हुआ है, वो किस किस के दरमियान है, चाइना, रशिया के ये KSA, ईरान और ये अरब वर्ल्ड जो है, ये एक स्ट्रेटेजिक अलायंस है। ये अभी को रिसेंटली बना जो ईरान और MBS के दरमियान ये सुलह हुई थी उसके बाद। अब मुझे बताएं कि इस सूरत हाल में, जबकि यूक्रेन की वॉर भी वो एक तरह की वो ठंडी पड़ गई या ऑलमोस्ट खत्म ही हो गई है, अब सारा फोकस यूनाइटेड स्टेट्स का इधर है इसराइल की तरफ, तो अब क्यों नहीं वो पाकिस्तान जो है वो उनकी हमायत करता, ठीक है ना। पहला उनको भी इतराज हुआ करता था, जॉर्डन के अंदर भी आपने देखा कितना बड़ा हुआ जुलूस निकल रहे हैं, सारी दुनिया में निकल रहे, लेकिन गुफ्तगू हो रही है। हमारे पर तो यह भी इल्जाम है कि जनरल जियाउल हक साहब, जब वो ब्रिगेडियर जियाउल हक साहब थे, उन्होंने फलस्तीनियों को कत्लेआम किया था, ठीक है ना, जॉर्डन के कहने पर उधर वो गए थे। तो हम पर तो यह भी इल्जाम है, उसके बावजूद भी हम कोशिश कर रहे हैं। देखिए, फलस्तीन का और ये कश्मीर का, ये 2 मेजर इश्यूज हैं जो यूनाइटेड नेशंस के चार्टर के ऊपर लॉन्ग स्टैंडिंग इश्यूज हैं, कश्मीर का और फलस्तीन का। और इन दोनों का मामला अब जो UNO का बड़ा पैथेटिक रोल है, जो गोत्रेस है वो कह रहा है, वो रिक्वेस्ट कर रहा है, भी रिक्वेस्ट करना है, जहां पे उन्होंने अपना काम करना होता है वहां पर वो नेटो की फोर्सेस लेकर पहुंच जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वो किधर गए, फोर्सेस को करने के लिए दोनों को बाउंड करें कि जो आप लोग जो बाउंड करें दोनों को कि जी आप जो है वो पीस का हमने ये डिसाइड किया कि यहाँ पे रीजन के अंदर पीस जो सीज फायर करना है जहां है जैसे कि बुनियाद पर, उसके बाद हम नेगोशिएशन करेंगे। तो मैं ये समझता हूं कि ये वॉर फैल भी सकती है, इस तरह के मुझे ये लग रहे हैं कि अगर उस बिल्कुल वो एलिमिनेट कर दिया जाएगा फलस्तीन को, और उसमें गजा में 10 लाख बंदे मार देंगे। अभी तक वो 10,000 की हमारे पास फिगर आ रही है, और क्योंकि हमारे पास एक्सेस नहीं है फलस्तीन में, जो हमारी एक्सेस होती थी आज से 3-4 साल 4 दिन पहले, वो भी खत्म हो गई है कि पता चले कि कितने लोग शहीद हो रहे हैं। हमें तो या तो टर्किश टीवी से पता चल रहा है या हमारे पास अल जजीरा से पता चल रहा है। तो हमें ये समझना चाहिए कि पाकिस्तान का जो रोल होना चाहिए, आप तो अलाउ नहीं कर रहे कि जी आपके जो करारदाद पेश करनी है, वो आप जब लबैक था, लबैक की जो आती थी फ्रांस के, आपको पता सदर ने जब किया था तो वो इमरान खान के खिलाफ था, वो फ्रांस के सदर के पास नहीं था कि जी उसने को ब्लास्फेमी की है। आज वो किधर गए वो लबैक वाले,
वो क्यों नहीं निकलते जाके वो करारदाद पेश करें और हुकूमत पाकिस्तान को फैसिलिटेट करना चाहिए। हुकूमत पाकिस्तान तो नहीं कर रही, वो तो रिप्रेजेंट कर रहे हैं कॉमन पीपल को। अब यहाँ पे होता ही है कि अगर वो कोई इस्लाम के नाम पे जुलूस भी निकाले या कोई प्रोटेस्ट करें, वो पकड़ के बंद कर देते हैं। उधर पिछले दिनों आपको याद होगा पीटीआई का जुलूस निकालने की कोशिश, उन पर तशद्दुद किया, होली कुरान के बारे में तशद्दुद किया और इस तरह की बातें, उन पर पर्चे काटे गए। तो मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान का जो रोल होना चाहिए वो नहीं एज इस्लामी और एटमी मुल्क के तौर पे, वाद एटमी मुल्क है। और इसराइल पर कहा कि ईरान के बाद हमें सबसे ज्यादा जिस कंट्री से हमें खतरा है वो है पाकिस्तान। अब इस सूरत हाल में जब तो रजीम चेंज ऑपरेशन की कंटिन्यूटी हो रही है यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर, तो और वो कुछ इन्होंने रशिया ने और चाइना ने कुछ रोल तो प्ले किया है, लेकिन गुफ्तगू से सर ये मसला सॉल्व नहीं होने वाला। और ये अभी तय करना है कि कितने बच्चे और शहीद करने हैं, इनके कितनी लाखों की तादाद में बंदे मरने हैं, तब जाके ये सीज फायर होगा। और सीज फायर किस पर होगा? सीज फायर जो है वो रबल के ऊपर होगा। इंसान तो सारे मर चुके हैं, ठीक है ना। उनके इमदाद के लिए ट्रक अंदर जाने के लिए नहीं है। हालांकि कौम मुत्तहिदा में ये बात डिस्कस हुई थी कि ये इमदाद के लिए जो फूड है वो शेल्टर उसके अंदर वो जाना चाहिए, और ईंधन जाने से उन्होंने रोक दिया। आज वो भी उन्होंने पाइपलाइन बंद कर दी, ठीक है ना। तो मैं समझता हूँ कि इसको जी 45% जो है ना मकानात और रिहायशी जो मकानात थे या फ्लैट थे वो सब गिर चुके हैं वहां पर। और देखें, मैं छोटी सी बस बात करूंगा। आर्मी चीफ ने मुलाकात की है सर, जी आर्मी चीफ ने फलस्तीनी सफीर से मुलाकात की है परसों। अहमद जवाद रबी उनका नाम है, ठीक है ना। उनको ये कहा है, ठीक है, हमें खुशी की बात लगी है कि जी पाकिस्तान जो है इसराइल के ऊपर तशद्दुद जो कर रहा है उसकी हिमायत नहीं करता, उसके खिलाफ हम ये तशद्दुद को रोकने के लिए हम आपके साथ हैं। लेकिन सर ये गुफ्तगू नहीं, आर्मी चीफ जो है वो पूरी दुनिया का वो वाहिद मुल्क है जिसका वो आर्मी चीफ है जो एटमी कंट्री है और मुसलमान कंट्री है। तो उनका रोल मजम्मत करने से ज्यादा होना चाहिए, ठीक है ना, कोई प्रैक्टिकल टर्म्स में होना चाहिए, ठीक है ना। चीन और रशिया के साथ आप देखें कि लोग जहाज लेके इधर से उधर, उनके फॉरेन मिनिस्टर जा रहे हैं, आ रहे हैं, ठीक है। कतर से मुलाकात कर रही है, हमारा फॉरेन मिनिस्टर किधर है? वो सोया हुआ है, ठीक है ना। वो पहले बिलावल तो रोज जो है वो उधर गोद में बैठा होता था, अमेरिका की गोद में बैठा होता था, आज वो गायब है। हमारा जो प्राइम मिनिस्टर है या हमारे जितने भी लोग हैं, इनकी हेक्टिक जो है आपस में डिप्लोमेटिक जो है उनकी डिस्कशंस होनी चाहिए, नेगोशिएशन चाहिए, और इसको कम से कम डिप्लोमेसी लेवल पर भी आपको एक्टिव नजर आना चाहिए, जो हमें नजर नहीं आ रहे। जी काई साहब। बिल्कुल सही है जी, बहुत शुक्रिया। लाहौर से हमें ज्वाइन किया है जनाब असद काजी साहब ने। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जोई साहब, आपको भी सलाम जी। इससे पहले हम आज आए शफील में जो एहतजाज हुआ है उसमें एक छोटा सा नगमा जो है वो भी पेश किया गया है, मैं आपको वो सुनवाता हूँ। उसमें नगमा ये है कि वी विल नॉट गो डाउन इन द नाइट विदाउट फाइट। तो ये जरा सुनिएगा कि लोग, इवन लोकल लोग जो हैं, बच्चे बूढ़े जवान औरतें सब वहां पर मौजूद थे। We will not go down in the night without a fight. You can burn up our mouths and our homes and our schools, but our spirit will never die. We will not go down in Gaza tonight. Women and children alike murdered and massacred night after night, while the so-called leaders in countries afar decided who's wrong and who's right. And the lies and injustice remain, and the bombs fell down like acid rain. But through the tears and the blood and the pain, you can still hear that voice through the smoky haze. We will not go down in the night without a fight. You can burn up our mosques and our homes and our schools, but our spirit will never die. We will not go down in Gaza tonight. We will not
not go down in the night without a fight in Gaza. और एक फिक्रा जो था वो तो ये था कि जब दूसरे मुल्कों के लीडरान जो हैं वो ये सिर्फ सोच रहे हैं अब तक कि कौन गलत है और कौन सही है, लेकिन आगे बढ़कर कोई इस जंगबंदी को जो है ना वो खत्म नहीं करवा रहा जंग को। जी काई साहब, आप क्या कहेंगे इस पे? सर देखिए, मैंने आपको पिछले प्रोग्राम में भी कहा था ये जंग अब लंबी चलेगी, इसमें कोई शक नहीं है कि कहीं ना कहीं कुछ इस्लामी मालिक जो है वो गैरत दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन सबकी अपनी अपनी कमजोरियां हैं, सबके जाती मफादात हैं, जैसे हमारे हुक्मरानों के हैं। तो बदकिस्मती हमारी ये है कि हम मुस्लिम उम्मा तो कभी बन ही नहीं सके। दूसरा, हमें उम्मीद थी कि OIC के इजलास के बाद कुछ रद्द-ए-अमल दिखाई देगा, कुछ प्रेशर होगा, लेकिन वो भी नहीं हुआ। दूसरा ये कि सर देखें, जालिम और सफाक इंसान के अपने कायदे और ज़ाब्ते होते हैं और दुनिया फिर उसको एक्सेप्ट करती है। पाकिस्तान के अंदर इस टाइम जो सूरत बनी हुई है वो आपसे ढकी छुपी तो नहीं है। आज जमात इस्लामी को भी एहतजाज नहीं करने दिया गया। देखिए, पुरअमन एहतजाज तो सबका एक राइट है। अभी जिससे एहतजाज की आप बात कर रहे हैं उसको कोई खातिर में नहीं लाता। लोग देख रहे हैं यार, मौजूद दुनिया तो मान रही है कि जितना जुल्म और जितना सितम और इसके अलावा खून की होली इस टाइम गजा के अंदर खेली जा रही है, कोई भी उसको डिनाई नहीं करता, लेकिन कोई भी उसके खिलाफ खड़ा होने की जुर्रत नहीं कर रहा। और ये मैं कभी कभी फिर सोचता हूँ कि जैसे हमारी हदीस में लिखा हुआ है कि देखें इन्होंने शाम पर भी कब्जा करना है, ग्रेटर इसराइल बनना है, तो फिर हमारा और आपका ये मान होना चाहिए कि इसके बाद सऊदी अरब भी लपेट में आएगा, शाम भी लपेट में आएगा। ये जितने बुज़दिल ममालिक इस्लामी मुल्क बैठे हुए खामोश तमाशाई बने हुए, इनकी भी बारी आनी है। ये नहीं हो सकता है ये जो भेड़िया है या ये जो दरिंदा है ये इनको नहीं छोड़ेगा। देखें, आखिरी दीवार ये गिराने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत ज्यादा रद्द-ए-अमल देखने में आ रहा है, लेकिन मैं फलस्तीनियों को दाद दिए बगैर नहीं रह सकता। अल्लाह ताला ने उनको जितनी हिम्मत, उनकी माओ को जितना हौसला दिया है और जिस तरह जिस हद तक वो लाशें उठा रहे हैं और उनके जज्बे मांद नहीं हो रहे हैं, उनको कहीं डर और खौफ महसूस नहीं हो रहा। और मैंने शुरू में कह दिया था, लोग कह रहे थे ये प्लानिंग से हुआ, इसराइल ने टाइम दिया। मैं उनको कह रहा था भाई ये नौजवान नस्ल है जिसको गोलियों में परवान चढ़ाया गया, माओ ने गोद में बैठाकर उनको लोरियां दी गई हैं और उनको बताया गया, और वो बच्चा जब जवान हुआ वो एक गोल सेट करके बड़ा हुआ है और उन्होंने टारगेट किया और करके एक दफा तो उनकी चूल्हे हलाई है इसराइल की और उसको फर्क पड़ा, तभी तो इतना बिखरा हुआ है। लेकिन सर असल में उन्होंने गाजा पे कब्जा करना ही था, हर सूरत करना था और मस्जिद अक्सा को उन्होंने शहीद करना है। हम जितने दिन टपा लें, हम जैसी मर्जी आंखें बंद कर लें, लेकिन वो अपने मकसद से एक स्टेप भी पीछे नहीं हटा। अब बदकिस्मती हमारी मुस्लिम उम्मा की है कि लास्ट टाइम आपको याद होगा कि वही इसी के 2 इजलास हुए और हम मुस्लिम उम्मा को देखें, दुनिया कहती है पाकिस्तान क्यों अहम है। देखें, पाकिस्तान अहम इसलिए है कि सर आपके पास एटमी ताकत है और आप लोगों के पास इख्तियार है, आपके पास एक बड़ी फौज है, एक अच्छा दूतरबा है। फिर दूसरी बात यह है कि आप मुआशी तौर पर तरक्की करते हैं तो फिर आप सुपर पावर बनने से आपको नहीं रोक सकता। तो इसराइल को एक ही तकलीफ है, देखें भारत के अंदर हिंदू और ऐसे बहुत से इंतहापसंद हिंदू अब भी वो जाकर कोशिश कर रहे हैं कि हम इसराइल की साइड से जाकर फलस्तीनियों के लिए के खिलाफ लड़े। तो सर मुसलमान मालिक की गैरत को कौन जगाएगा? इनको कौन एहसास दिलाएगा कि मुसलमान जो है, मुस्लिम उम्मा जो है एक जिस्म की मानंद है। और हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया हुआ है कि जिस्म का एक हिस्सा भी दर्द करता है तो दूसरे हिस्से को तकलीफ होती है। तो हमारी बेहिसी है, हम क्या कह सकते हैं? हमारे हुक्मरान जो है वो इस टाइम दबे बैठे हैं, वो उनके लिए उस तरह जो उनका हक है उस तरह वो बोल नहीं रहे। हालांकि यकीन जैसे मैं बार बार कहता हूँ कि छोटा सा इसराइल है, हमारी जो करोड़ों की आबादी है, हमारी लाखों की अफवाज है, इस तरह बाकी मुस्लिम मालिक जो उसकी श्रद्धे मिलती है उनके अंदर भी इसी तरह। मैंने देखा लास्ट टाइम मिस्र की आवाम बोतलें भर भर के, देखे वहां पे तो करबला बपा हुआ करबला से शायद उससे बड़ा कुछ डबल करबला हो चुका है। खुराक बंद है, अद्वियात नहीं है, लाशें ही लाशें हैं और फिर उसके बाद वहां पर प्यास से, भूख से लोग अफलास से मर रहे हैं। तो ये सारी चीजें वो चाह रहा था। इसराइल ने कोशिश की कल, लेकिन मुंह की खाई। लेकिन मैं बार बार कह रहा हूँ कि जंग लंबी चलेगी, दुश्मन बेसिकली बुज़दिल है, लेकिन हमारे जो हुक्मरान हैं, जो उसके सराउंडिंग में मुस्लिम मालिक है, वो उससे बड़े बुज़दिल हैं। अगर वो आज हिम्मत करते तो इतनी हलाशेरी ना मिलती इसराइल को और ना इतना ये जुल्म सितम कर रहा होता। लेकिन अफसोस कर सकते हैं, अफसोस के अलावा कुछ नहीं है। और दुख होता है, देख नहीं सकते कोई भी। और मुस्लिम उम्मा बड़ी गमज़दा है जितना ये जुल्म सितम हो रहा है फलस्तीन के अंदर। जी बहुत शुक्रिया। हम तो यही कहेंगे कि हमारे जो
पाकिस्तान के जनरल आसिम मुनीर साहब हैं, आर्मी चीफ, उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि इस ज़िमन में, यानी ये जो कॉन्फ्लिक्ट इस वक्त चल रहा है इजराइल का और फ़लस्तीन का, इसके बारे में कोई सख्त और ठोस कदम जो है वो उठाएं, ताकि दुनिया वाले जाने कि पाकिस्तान एक इस्लामी मुल्क है और एटमी ताकत रखता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली, जैसे अभी इफ्तिखार भाई बता रहे थे कि आज जमात इस्लामी ने एक एहतजाज जो है, एक जुलूस जो है वो निकाला है, लेकिन उन पर तशद्दुद किया गया और उनको गिरफ्तार कर दिया गया है। ये चीज़ें जो है ये भी आसिम मुनीर साहब को नोट करनी चाहिए। क्यों कि आजकल तो ये है कि जिससे भी पीछे पूछे आप, वो यही कहता है जी कि पाकिस्तान अगर चला रहा है कोई तो वो आसिम मुनीर साहब हैं। तो बहरहाल इस पर भी हम बात करेंगे आइंदा आने वाले जो प्रोग्राम है उनमें भी। इस वक्त हम प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। इफ्तिखार भाई, क्या हमारा जो अदालती निज़ाम है उसका दुनिया में वैसे तो ये है कि जी 129वां नंबर है कोई 140 में से, और एक ट्वीट जो है वो किया है जनाब शहीन सबाई साहब ने, ये देख लें, वो कहते हैं जी कि पाकिस्तानी अदालतों का नंबर 140, हमारे जज और उनके साथ मिले हुए तमाम मुल्ज़िम और मुजरिम सब मिलकर पूरी कोशिश कर रहे हैं कि उनका दुनिया भर की अदालतों की लिस्ट में आखिरी पोजीशन बरकरार रखना जरूरी है। अब लोग फैसला कर लें, ये सब वो खुद कर रहे हैं, यानी कि खुद अदालतें कर रही हैं या फौज का दबाव है, मगर नाम, माल और दौलत का जवाब शोर या बाप को नहीं देना, तो वो मुल्ज़िम अब्बासी भी हैं। ये ख्याल भगोड़े अब वजीर आजम होंगे और बन गए तो दोनों मिलकर अगला डंग जो है वो फौज को मारेंगे। क्या कहेंगे इफ्तिखार भाई? वैसे तो जो वकला है इमरान खान साहब ने, उन्होंने भी एक बयान दिया है जो कि मैं आपको सुनाता हूँ। मेरे साथ है यहाँ पर कहीं, मुझे नजर नहीं आ रहा अभी, लेकिन उन्होंने भी एक बयान दिया है कि हम जो है वो सख्त कदम उठाने जा रहे हैं अदालतों के हवाले से, क्योंकि हमें इंसाफ नहीं मिल रहा। आप सुनिएगा। उनको खबरें हैं सारी बाहर की जी, वो खबरें का तो इस बात का तो इल्म नहीं, लेकिन वो एक बात कहते हैं कि मेरे मुल्क के अदारा जो है अदलिया स्पेशली, उसको तबाह किया जा रहा है। कुछ अदारों ने उनको यरगमाल बनाया हुआ है, उनको भी आजाद करवाना है। मुझे चाहे कुछ हो जाए, पैगाम है पूरी कौम के लिए, अपनी अदालतों को मजबूत करो। नवाज शरीफ के हवाले से उनको कुछ बताया गया? पता है नवाज शरीफ को बहुत बड़ा रिलीफ मिला? जी, बताया, उनको सारा पता था कि कल जो नवाज शरीफ को जिस तरह मिली, उसकी अपील भी बहाल होगी, जमानत भी मिल गई, और यहाँ तक कि जो कानून कहता है कि इमरान खान को ये कागजात जो है केस के दिए जाए, वो आमिर फारूक साहब ने पिटीशन डिसमिस कर दी, बात ही नहीं सुनते। आज ये पैगाम दे दिया है कि आमिर फारूक के पास मेरा कोई केस ना सुनवाया जाए। अच्छा सर, आमिर फारूक के हवाले से आपने पीटीआई की जो लीगल टीम है 3 से 4 दफा यही बातें कर चुकी है और यही इन पर अमल भी किया गया है, लेकिन उसके बाद फिर आप आमिर फारूक के पास ही चले जाते हैं। जाते नहीं, आमिर फारूक चीफ जस्टिस ने मार्किंग उसने खुद करनी होती है, खुद वो पिटिशनों को नंबर लगवा के अपने पास रख लेता है। इंशाल्लाह अगली पेशी पे आमिर फारूक होगा या हम होंगे, ये आपको बता दें। इसके पीछे कैसे? देखिए, हम अदालत का हिस्सा हैं, हम वकील जो हैं अदालत का हिस्सा है, अदालत में हमारे साथ चलना होता है। अगर एक आदमी कहता है, शरेआम कह रहा है कि मुझे इस पे एतमाद नहीं है, कोई किसी किस्म का मुझे नहीं है इस पे एतमाद कि ये शख्स मेरे साथ इंसाफ करेगा, एक दफा नहीं कई दफा कह चुका था, वो शख्स क्यों बज़द होके और किसके कहने पर इमरान खान के केस सुन रहा है, क्यों नहीं ट्रांसफर करता हो इन केसों को? इंशाल्लाह अगली पेशी में बताएंगे उसको। हाई कोर्ट में भी आप नहीं सुन सकते और ना ही आपकी बात सुनाना चाहते हैं, जो फैसला करना करो। जी, आपने सुना इफ्तिखार भाई ये क्या कह रहे थे कि या आमिर फारूक साहब होंगे या हम होंगे। क्या कहेंगे आप इस पर कि दुनिया जो है वो हमारे निज़ाम को कैसे देख रही होगी? पहले मैं थोड़ा सा कमेंट कर दूं आपके शेफील्ड में जो प्रोटेस्ट हुआ है, उसके बाद मैं आता हूं। असल में ये जो डिस्कनेक्ट है आपकी लीडरशिप में, आपके जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने जो है ओपनली इसराइल का हमायत का ऐलान किया अमेरिका के साथ, और उसके बाद जो आपकी जो पूरी जो नेशन है, ब्रिटिश नेशन है, वो उस आपके प्राइम मिनिस्टर के नैरेटिव के खिलाफ है, मेजॉरिटी आई मीन उसे। तो मैं ये समझता हूं कि अगर ये इस तरह के ये फैलना शुरू हो गया ना, ये खुद कुछ हमले शुरू हो जाने, 9/11 फिर शुरू हो जाएंगे, आपका बरतानिया भी सेफ नहीं रहेगा और ना अमेरिका। जिस कंट्री के लीडरशिप ने
ठीक है ना। 10 डाउनिंग स्ट्रीट के बाहर भी इतना शदीद प्रोटेस्ट हुआ है, डॉक्टर सोनिक साहब आपके जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं वो उल्टी चाल चल रहे हैं, और ये उसको खमियाजा भुगतना पड़ेगा पाकि ब्रिटिश कौम को। ये मेरी बात आज नोट कर ले, मैंने कल आपने देखा मेरा दूसरा ब्रिटिश चैनल पर भी मैंने ये बात की थी। अच्छा, दूसरी कमी है, हमारे दोस्त हैं आफ्ताब बाजवा एडवोकेट साहब, तो ये बड़े वाइब्रेंट हैं, और इसके अलावा और भी रबिया बाजवा और दूसरे जो इश्तियाक साहब हैं, जो उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट में भी आज एक इस तरह की गुफ्तगू की है, तो उन्होंने ये बात, ये फायज ईसा के बारे में ये बात वो आज से नहीं कर रहे, और ये ना उसके आमर फारूक साहब के भी, कि आमर फारूक के बारे उन्होंने लिख कर दिया हुआ कि इस बंदे के पास, इस जस्टिस के पास हमें उम्मीद नहीं है, आप इस पर केस ना लगाएं, ठीक है ना। तो वो अब ये कह रहे हैं, हम कल अभी थोड़ी देर पहले मुझे बताने को सुप्रीम कोर्ट में भी उन्होंने कोई रिट फाइल की है, तो इनके पास वो कहते हैं हमने नहीं करना। और साइफर केस जो है वो सबसे, और तोशा खाना केस, ये दो ऐसे केसेस हैं जब पूरी जो जुडिशरी है, जो जिस तरह ये हमारा दोस्त शाहीन साहब जो बता रहे हैं, शाहीन सबाई, वो बुनियादी तौर पर वो यही बात कर रहा है ना कि जी 140वां नहीं, वो 200 ज्यादा बल्कि वो लेना चाह रहे हैं। तो जो लास्ट जो है हमें वो नीचे से टॉप हमने करना चाहिए कि जुडिशरी जिस तरह नवाज शरीफ को वो दे रही है, रिलीफ दे रही है। आप बताएं कि एक कन्विक्टेड क्रिमिनल जो भगौड़ा है, जो जनाब कोई, मैं एक लॉ के स्टूडेंट की हैसियत से मैं सोचता हूं, मैंने आज तक कभी किसी किताब में नहीं पढ़ा, मैं बल्कि दूसरे जो हमारे सीनियर लॉयर्स हैं उनसे भी पूछा कि कोई ऐसा कुछ है सिलसिला कि आप अदालत में पेश हुए बगैर अदालत चलकर जनाब वीआईपी रूम एयरपोर्ट पे जाए, वहां पे आपका अंगूठा लगाए, और यहाँ पर इमरान खान को जनाब तशद्दुद हो रहा है, पूरी मिलिट्री लगी हुई है, रेंजर्स लगे हुए हैं, और वो गाड़ी से बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा, ठीक है। जब जुडिशियल कॉम्प्लेक्स में आया था उस पर भी अलग कातलाना हमला हुआ था, आप देखें कि उस पर अंगूठे लग रहे हैं। अब वो इमरान खान को सिर्फ अंगूठा लगाना था अपनी प्रेजेंस शो करने के लिए, वो जनाब के जी आप में हाजिरी हो गई, हालांकि वो फिर बड़ी मुश्किल जब जज खुद भागा जुडिशियल कॉम्प्लेक्स में खौफजदा होकर, क्योंकि उसके अंदर जो है वो नामरूम अफराद किस्म के जिनके हाथ में हथकड़ियां प्लास्टिक की थी, वो पता नहीं कहां से आ गए थे, हालांकि अंदर जाने की इजाजत नहीं थी लॉयर्स के अलावा, तो वो जनाब फिर बड़ी मुश्किल से वो अंगूठा लगा के, और उस पर लहदा पर्चा बना, अभी तक वो पर्चे वो भी भुगत रहे हैं। अब मुझे ये बताएं कि पूरा पाकिस्तान अब ये कह रहा है कि जी जनाब एक भगौड़े को, एक कन्विक्टेड क्रिमिनल को वहां पे लेके आ रहे हैं, और उसने जलसा करवाया, और पूरा जो आपका सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है और दूसरे वो सारे के सारे वो भर भर के ला रहे थे, तब भी आप जो है वो एक मीनारे पाकिस्तान जो है 1/4 बल्कि इससे भी कम जो है वो भर नहीं सके, ठीक है ना। आज उन्होंने इसी तरह के जहानिया में जलसा किया है, आपके अलीम खान ने और ये जहांगीर तरीन ने, उनके भी वो उसी तरह के आ रहे हैं कि जनाब 5000 रुपया लेकर हमें बताया गया, हमें रोटी नहीं खिलाई गई, फलां नहीं किया गया, फलां नहीं किया गया। तो मैं ये समझता हूं कि हमारी अदालतों पे ऊपर कॉमन मैन का जो है ना एतमाद वो तकरीबन खत्म हो चुका है, लेकिन बावजूद इसके आप देखें खतीजा शाह को जनाब फिर पकड़ लिया, उसके बाद दूसरी वो सनम जावेद ने भी उसको लिखा है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को। अब ये कह रहे हैं, मेरी कुछ लायर से बात हुई है कि वो ये कह रहे हैं कि हम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के जाकर उधर जाके हम ये प्रोटेस्ट करेंगे उसके पास कि अगर आपने ये रिलीफ इस तरह के मुजरमों को देनी शुरू कर दिया तो बाकी अदालतें बंद कर दें। आप देखें कि इन्होंने जो नैब के ऊपर इमरान खान के बारे में कहा गया उसने केस जीता है कि जो तरामीम हुई है नैब के बारे में, वो जो जिसमें फैसिलिटेट किया गया बिलियंस ऑफ रुपीज जो इन्होंने खाए हैं, उसको फैसिलिटेट को ओपन कर दिया जाके 2-1, ये बंदियाल के 2-1 से जीता जो केस। अब वो दोबारा फिक्सेशन इंट्रा कोर्ट अपील चली, वो जनाब सुनेंगे काजी फैज ईसा साहब, साथ उनके 5 जो जजेस हैं वो जमाल मंदोखेल, अमीनुद्दीन साहब हैं, अतर मिनल्ला साहब हैं और एहसन रिजवी साहब हैं। अब मुझे बताएं कि इनके बारे में ये कहा जा रहा है कि अगर ये नैब तरामीम बहाल हो जाती हैं, यानी नवाब शरीफ साहब को फैसिलिटेट करने के लिए नैब तरामीम, यानी आप पाकिस्तान के जितने भी लुटेरे हैं जिन्होंने लूटा है पाकिस्तान को, नैब जिसके तरामीम के जरिए लूटा है या पाकिस्तान के अंदर जो लूटा है, तो वो अगर इनको बहाल करते हैं तो हमें चाहिए कि ये जो लोग जो 10 लाख बंदे हैं इधर, वो तो 20 लाख या 30 लाख भी पाकिस्तान छोड़ के चले जाएंगे, 10 लाख तो थोड़ी तादाद है। तो फिर तो जब जुडिशरी नहीं एग्जिस्ट नहीं करती तो वो लॉयर्स तो ये कहते हैं ना कि इधर फिर मार्शल लॉ आप लगा दें, मतलब आइन को तो मुअत्तल कर देना, कम से कम हमें ये तो यकीन हो जाएगा ना कि यार आइन जो है वो बहाल नहीं है
और इस तरह के जो मामलात अगर आप ये करने, पहले तो लोअर जुडिशरी में हम सुनते थे, ठीक है ना, वो जनाब हमायूं दलावर उसने 31 सफ़े का फैसला लिख दिया 3 मिनट में, वर्ल्ड रिकॉर्ड है ये भी। तो ये भी वर्ल्ड रिकॉर्ड है कि जो बेलें जो है नवाज शरीफ को दी गई हैं, एक कन्विक्टेड करने में को वो 6.5 मिनट में कितने मिनट थे, वो भी वर्ल्ड रिकॉर्ड है, इतना तेज और इंसाफ दिया गया। जबकि तोशा खाना के केस में इमरान खान को जनाब आप इधर से पकड़ रहे हैं, कभी उधर से पकड़ रहे हैं, उसने पैसे जमा कराए, वो 25% के बजाय उसने 50% जो है उसको पे किया, और वो अपने जब आपके पास चीज आ गई, जब मैं नीलाम से कोई चीज खरीद के लाता हूँ, वो मेरी बला से मैं उसको आग लगाऊं, बेचूं या ना बेचूं। दूसरी तरफ आप देखें तो तोशा खाना में नवाज शरीफ को बेल किस तरह दी गई, जबकि आपको पता है कि जो मर्सिडीज या कारें जो आती हैं तोहफे के अंदर, वो बेची नहीं जा सकती, दैट्स अ क्राइम। और ये आपका तोशा खाना में क्राइम आपका ये लिखा, वो जरदारी ने भी ली है। भाई आपको पॉइंट आ गया, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि आज कुछ थकावट है कारी साहब को। कारी साहब, इस पर आप क्या कहेंगे ताकि आप इजाजत लें और जाए? नहीं, काजी साहब ने बिरयानी तो खाई होगी ना जलसे की। अच्छा, मुझे याद आ गया, और आपने शाहीन साहबाई के ट्वीट का जिक्र किया, तो उन्होंने एक और भी मिसाल दी थी कि हमारे जजेस ने धोती पहनी हुई है, वो ताकतवर को देखते हैं आगे से और पीछे से। हमारी बदकिस्मती हमारी यही है कि पाकिस्तान के अंदर इसी तरह का निजाम चल रहा है सर, और बदकिस्मती उससे दुगनी ये है कि कोई अगेंस्ट खड़ा नहीं हो रहा, सारे उन्होंने इसको निजाम को एक्सेप्ट किया हुआ है और आंखें बंद की हुई। बड़े ये इनकलाबी थे, जमहूरियत पसंद थे। मुझे याद है जब मुशर्रफ दौर था तो ये पीसीओ जजेस थे, बाद में फिर आपने देखा एक इमरजेंसी लगी थी, प्लस मार्शल भी था, तो उसके अंदर ये सारे इकट्ठे हो गए। सबको पता था भाई उसका सूरज गुरूब हो रहा है और नया का एक तलू हो रहा है, तो उसमें सारे दूसरे आदमी, आने वाले आर्मी चीफ के साथ जुड़े हुए थे, तो एक पूरी साजिश थी। लेकिन उस टाइम ये सारे कह रहे थे हमने पाकिस्तान में आमरीयत का रास्ता रोक दिया है, अब पाकिस्तान के अंदर कभी भी मार्शल्ला नहीं लग सकता। तो सर इस वक्त तो दुगना चुगना मार्शल्ला लगा हुआ है। मुझे बताएं, ऐसी कभी किसी मार्शल्ला के दौर के अंदर सख्तियां थी, ऐसा जुर्म जबर कभी था? तो अल्लाह माफ करे, मैं तो एक चीज के ऊपर पूरी उम्मीद इसलिए हूँ कि अवाम को शऊर आ चुका है, अवाम अपने तौर पर ये समझ चुकी है कि हालात के जिम्मेदारान कौन है और उसके आला कार कौन है। और फिर जो हमारा एक कौमी मुजरिम जिसको आप कह ले, जो भगोड़ा था, जिसको आपने प्रोटोकॉल लाकर हमारे साथ पर बिठाने का प्लान किया हुआ है, इसको अवाम एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं, बैठा भी देते हैं तो कितना अरसा आप इसको लेकर चलेंगे? सर मसनूई तौर पर आप सिस्टम को नहीं चला सकते, जुल्म का निजाम नहीं चल सकता, इसको सदियों से हम साबित कर सकते हैं। और जुल्म जबर हर दफा वक्ती तौर पर हावी होता है, लेकिन बाद में उसको मुंह की खानी पड़ती है। तो पूरी उम्मीद में इसलिए हूँ कि ये शायद हमारे जजेस को, हमारे वकला को गैरत आ जाए। बदकिस्मती ये है कि पहले जो मार्शल्ला लगते रहे थे उसके अंदर ये होता था कि लताड़ दो सारों को, अब ये था कि जनाब हड्डी भी डालो, मारो भी, लताड़ो भी, परेशान भी करो, जहाँ जो मैनेज होता कर लो। तो अब तो ये सूरत बनी हुई है। आपके सीनियर साहब भी जो बाहर बैठे हैं वो उनको कुछ बोलने की इजाजत है, जो यहाँ बैठे हैं वो बेचारे मुंह ढांप के बैठे हैं और छुपा के मुंह बैठे हैं कि कहीं हमारे मुंह से कुछ ऐसा गलत ना निकल जाए। देखिए, हकीकत को तस्लीम करना होगा, गलत को गलत और सही को सही कहने का हर किसी में हौसला होना चाहिए। तो बदकिस्मती ये बीमारी है और कुछ नहीं। हम हजूम है, कौम बने नहीं है। जब कौम बन जाएंगे तब अपने हक के लिए, अपने हकूक के लिए लड़ पड़ेंगे। चले ठीक है। असद भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज, बहुत बहुत शुक्रिया जी। इफ्तिखार भाई, मैं देख रहा था कि उनकी कोई आंखें जो है ना वो बंद हो रही थी थकावट से, तो मैंने कहा अच्छा, मेरा 2:30 बजे भी प्रोग्राम है सुबह, आप बरतानिया के एक चैनल पे, एक स्पेनिश टीवी पे एक और है। अब हमारा तो रात वो चलता रहता है सिलसिला ना। आप तो माशाल्लाह एनर्जेटिक है ना, आप तो क्रिकेट वगैरह भी खेलते रहे हैं और स्पोर्ट्समैन भी रहे हैं, तो फिर एनर्जी तो है ना आपके अंदर। अच्छा, अल्लाह कायम रखे। पता नहीं। आखिरी सवाल यही है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो कुछ तैयारी कर रहा है कि जनवरी 24 गालिबन जो है उसमें इलेक्शन हो जाने चाहिए। तो आपका क्या ख्याल है, इलेक्शन हो जाएंगे? लेकिन एक जो मैंने आपको सुनाया भी है, आपने सुना भी है कि जो इनके दामाद हैं लाडले कैप्टन सफदर साहब, वो कहते हैं जी कि 10 साल दे दें आप नवाज शरीफ को, ये 94 वाली पोजीशन पे मुल्क को वापस ले आएंगे। तो आपका क्या ख्याल है इन दोनों पर? आपका पहले तो मैं शदीद प्रोटेस्ट करूंगा
जी जी आपके इस प्रोग्राम के तौर से आपके साथ कि आप कैप्टन सफदर का क्लिप क्यों चलाया है यहाँ पे, ठीक है ना। अब मुझे पता है कि पाकिस्तान में उसको मतलब कौन उसका क्लिप चलाता है, और ना उसकी अपनी बीवी जो है आज तक जो 1000 जलसे या मीटिंगें हुई हैं वो लेने के लिए तैयार नहीं है। उसका बेटा जुनैद सफदर जिसको खुला जो जिससे ली अभी ताजा तरीन उसने, तो उसको जनाब अपने बाप से मिलने की इजाजत नहीं है, ठीक है ना। तो हमें जनाब पेश की जा रही है कि औरत कार्ड खेला जा रहा है और ये सारा कुछ हो रहा है। और कैप्टन सफदर साहब का जो आईक्यू लेवल है, मुझे इन्हीं के तबके के लोग हैं जो आर्मी के लोग हैं कि ये बंदा सिलेक्ट कैसे हो गया था आर्मी के अंदर। मेरी प्रोटेस्ट होता था, मैंने एक जनरल साहब से भी पूछा कि इस बंदे को रखा किस लिए है, जो आपको पता है पिछली दफा कह रहा था कि जी ISI के सारे बच्चे मेरे सामने उस वक्त, हालांकि वो मैंने 6 महीने पहले की बात है, लेकिन बहरहाल इस बंदे ने ये 1800 रियाल तनख्वाह बंद हो गई ना इसकी। जहां वो पहुंच गए ना कोई तरीका तो इस्तेमाल किया होगा सर। वो मैं वही बात कर रहा हूँ कि अब वो पछता रही होगी ना। तो वो भी जो शादी इन्होंने की थी, कतरी जो शादी थी, जो कतरी जो सबको जो लव लेटर लिखवाया गया था कतरी से, अब इनके वो गले पड़ने वाला है। जब अच्छा दूसरी बात ये है कि आपने जो 10 साल वाली बात की है, तो पहले तो मियां साहब के बारे में ये स्टेटमेंट, यानी अदालत पूछ रही थी कि आप क्या गारंटी दोगे कि मियां साहब की प्लेटें जो है वो घिस गई या मर ना जाएं। ये अदालत कह रही थी कि नहीं, जब उसको 50 रुपए के स्टाम्प के ऊपर बाहर भेजा गया था। यानी कभी आज तक हुआ है, हम दोनों में से हम दोनों बैठे हुए हैं, क्या आप अगले 5 मिनट बाद आप बता सकते हैं, आप जिंदा रहने की आप गारंटी दे सकते हैं अपनी या मेरी, ठीक है ना। यहाँ तो कोई शख्स दुनिया का ऐसा नहीं है जो ये गारंटी दे सके कि मैं जिंदा भी रहूंगा कि नहीं रहूंगा। अब आप अदालत मांग रही है, ये वो जो आप 140वां नंबर है ना, वो शहीन भाई साहब को ये बता दें कि 140 है ना, वो आखिरी इस बात पर ही पहले उनको दे देना चाहिए था 140 आखिरी, जो नाइजीरिया का पता नहीं किसका है, ठीक है ना। तो ये जो इलेक्शन कमीशन साहब जो कर रहे हैं ना, कोशिशें कर रहे हैं, ये मुझे लगता है आई वॉश। दूसरी बात ये है कि ये जो कह रहे हैं कि जी इलेक्शन होंगे, मियां साहब को प्राइम मिनिस्टर, इस पर थोड़ा सा शक है। मैं ये समझता हूं कि मियां साहब को ट्रैप किया जा रहा है। मियां साहब से सारे ये काम जो है, इनको पूरी कोशिश है कि प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाए। लेकिन जो फैसल वाडा ने, आपको पता है एक स्टेटमेंट दी थी, फैसल वाडा को एस्टैब्लिशमेंट का आदमी कंसिडर किया जाता था। जब इसने उसके कमर जवेद बाजवा के बारे में और उनका कि मैं इनका कोर्ट मार्शल करूंगा, फैज हमीद का और इजाजुल एहसन साहब के बारे में भी बात की थी, और फिर वो ये गए थे वहां जाके माफिया मंगवाई हैं उससे, तो ये बाज नहीं आ सकता एस्टैब्लिशमेंट के बारे में ये बात है। तो दूसरा मुझे आप ये बताएं कि इसने मुआशरत दान जो है साग डार, उसकी टीम तश्कील दे दी अभी से कि जी वो करेंगे। इस वक्त हाफिज मुनीर साहब जो है, आसम मुनीर साहब जो है, वो मईशत चला रहे हैं। वो कहते हैं मैंने $50 नीचे ले आया हूं रुपए की मुकाबले में। अब पेट्रोल 40 रुपए कर दिया, अब फिर कहा जा रहा है कि 40-50 रुपए शायद पेट्रोल और कम हो जाए अभी इस 2 दिन के बाद। तो मुझे अब ये बताएं कि उधर से अब जो इसहाक डार साहब जो पहले डंडा चलाने आए थे, जो कहते डॉलर जीते, वो 150 रुपए ऊपर करके चला गया। तो इस सूरत हाल में जो एपेक्स कमेटी के इजलास हो रहे हैं, जिनमें जनरल साहब खुद शरीक होते हैं, तो क्या वो ये बर्दाश्त कर लेंगे कि ये दोबारा वही लुटमार शुरू करेंगे? तो वो ऐसे बंदे को क्यों लेके, मुझे तो इस बारे में शदीद वो जो है वो ऑब्जर्वेशन है मेरी कि मियां साहब को शायद प्राइम मिनिस्टरशिप दे दें। दूसरी बात ही कि वो कहा जाता था कि इसराइल को तस्लीम करने के लिए बुलाया जा रहा है, और फिर जो हेजमनी है इंडिया की उसको तस्लीम करवाना है। अब इस सूरत हाल में जब फलस्तीनी शहीद हो रहे हैं, 6000 फलस्तीनी 7000 फलस्तीनी शहीद हो गए हैं, 70%, तो इस सूरत हाल में अगर ये प्राइम मिनिस्टर का हलफ भी उठाते हैं तो आपका क्या ख्याल है कि क्या वो इस पोजीशन में होगा कि इसराइल को वो तस्लीम कर लेगा? क्या अब जो मर्जी हो जाए, जो अभी देखे जो MBS है, जो UAE है, जिससे इन्होंने पैसे पकड़े हुए हैं, उन्होंने कल करारदाद जो है उन्होंने नो की है। चाइना है और रशिया है जिनके पास अपने सीवर जो आपके सर के ऊपर बैठे हुए हैं, ठीक है ना। तो क्या वो पाकिस्तान के अंदर जो इस किस्म की जो तब्दीली आएगी जिसमें इसराइल को तस्लीम करने वाली बात, मैं तो अब ये समझता हूं कि ही इज नो मोर बंदा ऑफ एस्टैब्लिशमेंट। नवाज शरीफ जो है उसके ऊपर जो वो यूक्रेन, जी सर, वो पाकिस्तान कैसे पहुंच गए हैं सर अभी वो पहुंच गया है, लेकिन हमास की जंग छिड़ गई है ना। अब जाहिर है कि मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट क्यों चाहेगी कि इसको प्राइम मिनिस्टर बनाए? वो काकड़ को क्यों नहीं प्रलॉन्ग करेगी?
या काकड़ जैसा कोई दूसरा बंदा ला के जो उसके वो चाह रहे। अच्छा, दूसरा अगर फर्ज करें 4-5 महीने के लिए ये आ भी जाता है या साल के लिए आ जाता है, इसने लड़ना ही लड़ना, इसकी सरिश्त है। इसने उस वक्त बावजूद इसके मीनारे पाकिस्तान पर उसको मुंह माउथ उस पर रखा गया, उसके बावजूद कहा कि मुझे बताएं क्यों निकाला गया, किसने निकाला। अब किसने क्या निकाला उसको नहीं पता किसने निकाला। ये कमर जावेद बाजवा की बात कर रहा था ना, ये फैज हमीद की बात कर रहा था ना कि जी हमें मतलब किसने निकाला, उसने निकाला तो इसने बाज नहीं आना। दूसरा, आज फिर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं और मियां साहब का ठीक है, मियां साहब आ रहे हैं या जो भी इनको प्राइम मिनिस्टर बनाने की बात हो रही है तो ही विल बी द वीकेस्ट प्राइम मिनिस्टर जो होगा और शॉर्टेस्ट टर्म का प्राइम मिनिस्टर होगा अगर इसको प्रीमियरशिप ये दे देते हैं। लेकिन दूसरी सूरत में मुझे नहीं लगता कि ये पाकिस्तान के अंदर कोई जनवरी फरवरी के अंदर कोई इलेक्शन होने जा रहा है। ठीक है, वो प्रेशराइज होंगे और अगर फर्ज करें इसी को लेके आना है तो जो क्रेडिबिलिटी है इलेक्शंस की वो किस तरह आप आईएमएफ को पूरी करके देंगे, जिसके लिए वो कह रहे हैं। इससे बेहतर नहीं है कि इलेक्शन ना ही हो। इसको लाने का क्या मकसद है मुझे नहीं समझ लग रही कि या तो कोई बहुत बड़ा कोई फलसफा दान है या इसकी 40 साल का रिकॉर्ड ये है कि जो इसने पाकिस्तान के लिए 40 साल के अंदर वो पेरिस बनता बनता रह गया, वो खुड़ियाला बन गया। तो हमें ये सोचना ये होगा, इस पे रिसर्च करें, आप करें रिसर्च कि क्या पाकिस्तान के अंदर ये बंदा जो उसको प्राइम मिनिस्टर बना के पाकिस्तान से क्या ऑब्जेक्टिव लेना चाह रहे हैं आप लोग। अब वो जो यूक्रेन की वॉर बंद हो गई है, अब रशिया जो है वो और चाइना जो है उनका फोकस आपके इस एरिया के ऊपर भी है। मुझे बताया कि सबसे बड़ा दुश्मन सीपैक का कौन है? अमेरिका है। तो अमेरिका मुझे बताएं कि क्या चाइना और रशिया ये चाहेगा कि यहाँ पर सीपैक को मुस्तकिल बंद कर दिया जाए? ठीक है, वो नहीं हो सकता। ठीक है, अब आपने देखा कि कतर ने सजाए मौत दे दिया आपके 8 भारतीय जो फौजी हैं उनको सजाए मौत सुना दी। ये एक मेजर डेवलपमेंट है। ठीक है ना, जो कि आप देखें कि ये वो एरिया है जो इस वक्त कतर का अमीर, हालांकि छोटा सा मुल्क है, जो जितनी भी नेगोशिएशंस हो रही हैं वो कंडक्ट करवा रहा है। ठीक है, और उस पर पूरा शीरबाद है एमबीएस का। तो मैं नहीं समझता कि ये जो हेजेमनी जो इंडिया की कायम करने की कोशिश इलाके में की जा रही है वो खत्म हो रही। अब क्यों ने कोर्ट मार्शल की वो बात की जो नसीम जोरा और हामिद अमीर ने किया, उस पर तो कोई बात ही नहीं कर रहा। इसमें कहा कि कमर जावेद बाजवा ने हमारे सामने कहा है कि जी अपना हमारे पास टैंकों में तेल नहीं है, फला नहीं है, 2 नंबर हमारा असला ये फला दैट, तो उसको बुलाया तो जाना चाहिए। काम नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल टैंक हमारे काम नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल हाँ जी, वो काम नहीं कर रहे। तो लिहाजा मैं नहीं समझता कि मुझे पहली बात इलेक्शन ही होते नजर आ रहे, और अगर इलेक्शन में फर्ज करें इसको जबरदस्ती हमारे ऊपर मुसल्लत भी किया गया, ये ज्यादा देर चलने वाला नहीं। ये अपने वजन से ये गिरेगा, एस्टेब्लिशमेंट के अवाम की नहीं, अपने वजन से ये गिरेगा। फिर इनकी कोशिश होगी कि आखिरी जो हमारा है वो इमरान खान, क्योंकि आपने देखा है कि जो मौलाना फजलुर रहमान के साथ ये मीटिंग करके आए, पीछे से रोला डाल दिया, और इसमें आपके वो कि जी वो अपना वो डील करने के लिए पैर पकड़ने के। हालांकि फजलुर रहमान का जो इंतहाई करीबी दोस्त सलीम साफी भी है, वो हालांकि वो फजलुर रहमान के जाके वो जो वजू वाला पानी है वो भी घूंट पाके पी जाता है, इतना उसका मरीज है। उनकी खुशदामन जो है वो बहुत हो गई थी, इसलिए हाँ जी, खुशदामन बहुत हो गई। वैसे मुझे नहीं पता ये सास को खुशदामन क्यों कहते हैं, वो कभी, क्योंकि खुशी तो होती नहीं अक्सर लोगों को उनके दामन में खुशी। हाँ, तो बहरहाल मुझे ये लग रहा, और ये मुझे लगता है कि ही इज ट्रैप्ड, और ये अल्टीमेटली जो इसके साथ सलूक मीनारे पाकिस्तान पर हुआ है, कोई बंदा लाहौर से नहीं निकला, ठीक है ना, जो बाद से बेचारे रोटियां खाने के लिए। तो ये इस तरह से we finish our program. Thank you very much. बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इंशाल्लाह किसी दूसरे प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी। बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू। वेलकम सर। अल्लाह हाफिज जी, अल्लाह हाफिज। बहुत शुक्रिया जी। यही था आज का सबरंग, और उम्मीद करता हूँ कि आपने प्रोग्राम को एंजॉय किया होगा, और हमारे पार्टिसिपेंट थे लाहौर से और इस्लामाबाद से, उनके तजज़िये भी आपने सुने होंगे। लेकिन इफ्तिखार साहब जो हैं वो तो कह रहे हैं कि जी शरीफ साहब जो हैं इनको ट्रैप किया गया। वैसे 2-4 जगह और भी ये मैंने सुना है, सोशल मीडिया पर भी, और किसी ने 1-2 व्लॉग जो है वो भी किए हैं इस पर कि इनको लाया गया है क्योंकि इन्होंने वैसे नहीं आना था, यही कहा गया है कि तुम्हें प्राइम मिनिस्टर बनाएंगे। बहरहाल आने वाला वक्त बताएगा कि ये प्राइम मिनिस्टर बनते हैं या नहीं बनते, लेकिन जो अवाम है उसको चाहिए कि वो अपना वोट जो है उसको सही इस्तेमाल करे, और अपने वोट का सिर्फ इस्तेमाल ही ना करे, उसका ख्याल भी करे,
और उसका पैरा भी दे कि जहाँ वोट मैंने डाली है वहीं से निकले। अगले प्रोग्राम तक मुझे इजाज़त दीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। और क्या कहते होते हैं कि वैसे जो इज़राइल और फ़लस्तीन की बात है, मैं वो गाना जो है ना वो छोड़ देता हूँ जो शेफील्ड वालों ने आज इस सिलसिले में वहाँ पर प्रोटेस्ट किया है टाउन हॉल के सामने। और ये एक छोटा सा गाना उन्होंने पेश किया है, नगमा जो है इंग्लिश में है, वी विल नॉट गो डाउन इन द नाइट, विल फाइट आउट। तो वो कह रहे हैं वी विल नॉट गो डाउन इन द नाइट विदाउट अ फाइट। और उन्होंने ये भी कहा है, जो बहुत बड़ी बात है, कि दूसरे ममालिक के जो लीडरान हैं, यहाँ यूके के भी लीडर जो है उन्होंने भी इजराइल का साथ दिया है, और जो दूसरे ममालिक के लीडरान हैं वो कहते हैं कि वो अभी सोच विचार कर रहे हैं कि कौन सही है इस जंग में और कौन गलत है। इस पर जरा सोचिएगा और इसको सुनिए। We will not go down in the night without a fight. You can burn up our hearts and our homes and our schools, but our spirit will never die. We will not go down in Gaza tonight. Women and children alike, murdered and massacred night after night, while the so-called leaders in countries afar decided who's wrong and who's right. And the lies and injustice remain, and the bombs fell down like acid rain. But through the tears and the blood and the pain, you can still hear that voice through the smoky haze. We will not go down in the night without a fight. You can burn up our mosques and our homes and our schools, but our spirit will never die. We will not